Hello, today we are going to discuss about Geography Class 8 Chapter 4 Agriculture. As you know, there are three types of economic activities: primary, secondary, tertiary. Okay, and agriculture is coming under primary activity. So today we will talk about agriculture. And जैसा कि आप सब जानते हो, primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources, जैसा कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फूड गैदरिंग है, हंटिंग है। ये सारे जो हैं, ये जो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएंगे। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो, एग्रीकल्चर में आपका ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, ये भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। एंड वर्ल्ड का 50% पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर यहाँ इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ऑल ऑफ यू नो देर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट agriculture like climate, topography, soil, water availability, जो कि हमको इंडिया में अच्छी तरह से मिल जाती है सारी चीज़ें। ठीक है। Now we will talk about different types of agriculture। जैसे कि एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? The science and art of cultivation and the soil, raising crops, rearing livestock. It is also called farming। ठीक है। Now we will talk about sericulture. Sericulture क्या है? Commercial rearing of silkworm. It supplement the income of the farmer. Pisciculture. Pisciculture क्या है? Breeding of fish in specially constructed tanks and ponds. Now viticulture. Viticulture मतलब cultivation of grapes. Horticulture. हॉर्टिकल्चर मतलब ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब तरह की चीज़ों को एक साथ ग्रो करना। किस लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फार्म सिस्टम। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द फार्म सिस्टम, सबको मालूम है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, मशीनरी है, लेबर है, और इसमें प्लाइंग, सोइंग, इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। और आउटपुट में हमको क्या मिलता है? क्रॉप्स मिलता है, वूल, डेयरी मिल्क, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ें हमको इसके बदले में मिलता है, यानी मेहनत के बाद हमको फल मिलता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग, अनदर इज़ कमर्शियल फार्मिंग। जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको हम कई तरह जो है डिवाइड करेंगे, जैसे कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अभी हम बात करेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। ये स्मॉल प्लॉट में किया जाता है और इसमें ज़्यादा मज़दूर लगते हैं, लेबर लगते हैं, और सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है। ओके। और सॉइल तो फर्टाइल होते हैं और सूरज की किरणें भी मिल जाती हैं इनको। और इसमें वीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स का भी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हार्डिंग, ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कल्टीवेशन को। एक जगह खुदाई वगैरह कर दिया, फॉरेस्ट को जला दिया, वहाँ पर एग्रीकल्चर किया, वहाँ की जब उर्वरता ख़त्म हो जाती है, जब वहाँ का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है सॉइल की, तो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वी आर ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil. Crops like maize, yam, potatoes, cassava are grown. ठीक है। After the soil loses its fertility, the land is abundant and the cultivator moves to a new plot. Now we will talk about the nomadic herding. Nomadic herding है क्या? It is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara. ठीक है। सेंट्रल एशिया में, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ आपको इस तरह के जो है नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक्चुअली sheep, camel, yak, goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, other products to the herders and their families. ठीक है। इसमें ये जानवरों को पालते हैं, जानवरों से इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट। उनका मेन उद्देश्य होता है मार्केट में लेकर जाना और इसको बेचना और लाभ कमाना। ठीक है। इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर तीनों आ जाते हैं। इनका मेन पर्पस मार्केट से लाभ कमाना होता है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड and fodder crops, rearing livestock. And it is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeast Australia, New Zealand, South Africa. ठीक है। Now we will talk about the plantation agriculture. Plantation क्या है? It is a type of commercial farming जिसमें सिंगल क्रॉप जैसे टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैसियो है, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब जो है उगाया जाता है। इसमें जो है कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और लेबर की भी लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म itself or in nearby factories. The development of a transport network is very important in such farming. ठीक है। ये आपको मिलेंगे मलेशिया, कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। ठीक है। रबर मलेशिया में, टी इंडिया में और श्रीलंका, ये सारी चीज़ जगहों पर आपको प्लांटेशन मिल जाएगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स की जब हम बात करेंगे, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है। और क्रॉप्स जो है ये रॉ मटेरियल देती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। और देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स like wheat, rice, maize, millets, jute, cotton, fiber crops, ये सारी चीज़ें। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स है टी, कॉफ़ी, राइस जो है मेजर फूड क्रॉप्स है पूरे वर्ल्ड में। और ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में इसकी पैदावार होती है क्योंकि इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए एंड एलुवियल क्ले सॉइल चाहिए और वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए। ठीक है। एंड चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, टू द क्रॉप्स आर ग्रोन इन ईयर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द व्हीट। व्हीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए और ग्रोइंग सीज़न में ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है। लोमी सॉइल चाहिए और ये खासकर यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। और इंडिया में ये ग्रो होती है विंटर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिलेट्स। इनको कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है और लेस फर्टाइल जगह में ये उगाई जाती है। सैंडी सॉइल्स की ज़रूरत होती है और लो रेनफॉल, हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसके लिए।
ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और यहाँ इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये सब में जो है उगाई जाती है ये। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेज। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल, लॉट्स ऑफ सनशाइन। एंड जो है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ पर आप मेज कल्टीवेशन देखोगे। कॉटन जो है इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ चाहिए, ब्लैक एलुवियल सॉइल चाहिए। और ये चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट में जो है उगाई जाती है। ये इनके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जूट। Jute is also known as the golden fiber. It grows well on alluvial soil, requires high temperature, heavy rainfall, humid climate. और ये क्रॉप जो है ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है। इंडिया, बांग्लादेश, ये जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए रिक्वायरमेंट है वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल, हिल स्लोप मोस्ट सूटेबल होता है। ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद आपको कोलंबिया में, इंडिया में भी देखने को मिलेंगे कॉफ़ी बागान। नाउ वी विल टॉक अबाउट टी। टी को बेवरेज क्रॉप बोला जाता है। अब पेय पदार्थ है, इसको पिया जाता है। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लोमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप चाहिए, लेबर हाई क्वांटिटी में चाहिए। और ये केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका आदि में प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हमारे पास लैंड जो है लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। इसका इंक्रीजिंग डिमांड पूरा करने के लिए हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसा कि एग्रीकल्चर फील्ड में तभी ज़्यादा ग्रोन हो सकता है ये जब हम यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करेंगे, मशीनरी यूज़ करेंगे और इम्प्रूव करेंगे इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, तब जाके एग्रीकल्चर फील्ड में डेवलपमेंट हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। यहाँ इंडिया के एक फार्म की बात कही गई है, एक स्टोरी है जिसमें कि स्मॉल विलेज है आदिलाबाद में, उत्तर प्रदेश। वहाँ पर मुन्ना लाल नाम का एक स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टेयर्स जो है उसके पास लैंड है और उसमें वो सीड्स यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र यूज़ करता है और एटलीस्ट 2 क्रॉप्स को पर ईयर वो उगाता है। वीट, राइस, पल्सेस, इस सारी चीज़ों को वो उगाता है और वो अपने एल्डर से भी एडवाइस लेता है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिशियल से भी जो है एडवाइस लेता है। उसके पास ट्रैक्टर है, रेंट में लिया है, ठीक है। और उसके दोस्त लोग जो हैं वो बुलक और प्लाइंग को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से जो है खेती करते हैं। और सामने ट्यूबवेल भी है जिससे उनको पानी मिल जाता है खेतों में। और जो है इस तरह मुन्ना के पास 2 बफलो, कुछ हैन भी हैं जिससे उसको मिल्क मिल जाता है। और जो है आप देखोगे उसको HYV सीड्स भी यूज़ करता है वो, और बैंक से उसने जो है लोन भी ले रखा है। आप एक चीज़ उसमें देखोगे कि वो ले जाके अपने सामान को मंडियों में बेचता है, लेकिन हमारे जो किसान हैं मोस्टली उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो गरीब होते हैं तो मंडी तक लाके बेच नहीं सकते। उनको जब पैसे की ज़रूरत होती है बहुत कम रेट में भी वो वहीं पर बेच देते हैं कोई ख़रीदने आने से, तो उनको हमेशा लॉस ही रहता है। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए कदम उठा रही है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है। हमारे इंडिया का ये कंडीशन है क्योंकि इंडिया में जो है किसानों की अवस्था बहुत ही ख़राब है। अब हम एक स्टोरी जो है यूएसए की जानेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों में। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे
एक फार्मा की, जो कि यूएसए में है। ओके। हमारे इंडिया से उनका जो फार्म होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि अभी इस फार्मर के पास है, उसका साइज़ मोस्टली अबाउट 250 हेक्टेयर्स होता है। अभी हम बात करेंगे एक वहाँ के किसान की। वो किसान वहीं रहता है, ठीक है। और कॉर्न है, सोयाबीन है, वीट, कॉटन, शुगर बीट, ये सब जो है उगाता है। और उसके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और वहाँ पर वो क्रॉप को उगाता है। और उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है ताकि क्रॉप डैमेज ना हो, और टाइम टू टाइम सॉइल का सैंपल जो है लेबोरेटरी में भेजता है ताकि वो चेक कर पाए उसका न्यूट्रिएंट्स जो है सफिशिएंट है कि नहीं है। और जो है सेटेलाइट से जो है लिंक है उसका फार्म, ताकि उसको पता चलता रहे कि उसका जो है पिक्चर से उसको पता चलेगा कि उसके फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की कमी रह गई है। ओके। और उसके पास ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल्स है, लेवलर्स है, सारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके पास मौजूद हैं। ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए बड़े बड़े जो स्टोर करने की जगह होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहली चीज़ उसके पास मार्केट है, यानी डिमांड है। और यूएसए का जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह रहता है, एक फार्मर की तरह नहीं, किसान की तरह नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह वो बिज़नेस करता है। जबकि इंडिया का जो फार्मर होता है वो बेचारे के पास कुछ भी नहीं होता, मोस्टली अनएजुकेटेड होता है। अगर एजुकेशन हो भी तो उसके पास फैसिलिटीज़ की कमी होती है, बहुत सारी दिक्कतें उसको फेस करनी पड़ती है। और ऊपर से उसका सही रेट में मार्केट में बिकता भी नहीं है, पैसे की कमी के कारण उसको बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है।